पहले मुझे ये याद भी नहीं है कि वो सेनेटर इलेक्ट कब हुए थे। 2023 तक सेनेटर हैं, तो आप समझ लें कि कुछ अरसे साल पहले जी कुछ अरसे पहले ही वो सेनेटर थे, लेकिन कब हाल से क्यों बाहर उठाया था? है? खजाना तो क्या खाली डिब्बा बना था जिसके अंदर सुराग थे। पहले सुराग भरे, कोविड को भी डील किया। बट व्हेन वी लेफ्ट, प्राइम मिनिस्टर कहता है, प्राइम मिनिस्टर इतनी क्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है कि जी चाय कम पिए, 80 गाड़ियां लेके घूमता है, वो पेट्रोल नहीं डलाओ ना। फिर तुम जिसको जिल्लत देनी होती है ना, वो दुनिया में ही जलील होता है। जब हमने इलेक्शन बायकॉट किया या नहीं लड़ा यानी 240 का, 8% वोटिंग के ऊपर आ गया। लोग वोट देने निकले ही नहीं, लोग ठप्पे लगा रहे हैं। पुलिस वाला कह रहा है सही बस कर दो, ठप्पे कितने लगा, बोला नहीं अभी रुको और लगाऊंगा। अपोजिशन की जमातें और उस वक्त की हुकूमत की जमातें जो है वो एमक्यू के दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आती थी। पीपल्स पार्टी से मामला खैर व आफियत के साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? वो दस्तखत किए कि एमक्यू के जो मुतालबात हैं वो जायज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जब से जनाब मुल्क में शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, वजीर आजम, उनके खानदान, पार्टी के रहनुमाओं और इत्तेहादियों पर जैसे किस्मत मेहरबान सी हो गई है। बड़े बड़े केसेस खत्म किए जा रहे हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाले जा रहे हैं, मुल्जिमान को मजलूम बनाया जा रहा है, रिकॉर्ड क्लियर करके रास्ते साफ किए जा रहे हैं। और अब खबरें तो यह गर्दिश कर रही हैं कि मौजूदा हुकूमत की मईशत को लंदन से चलाने वाले साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार मुल्क से क्यों फरार हुए, जरा पहले इस पर नजर डाल लें, फिर आगे भी कहानी आपको सुनाएंगे। 8 सितंबर 2017 को नैब ने वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस दायर किया। 20 सितंबर 2017 को इसहाक डार के तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए। 25 सितंबर 2017 को इसहाक डार की एहतसाब अदालत में पहली पेशी हुई। 27 सितंबर 2017 को वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्दे जुर्म आयद की गई। 8 नवंबर 2017 को इसहाक डार की एहतसाब अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की। 14 नवंबर को अदम हाजिरी पर उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 16 नवंबर को नैब ने उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की दरख्वास्त की। 21 नवंबर को एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को मफरूर करार दे दिया। 22 नवंबर को वजीर आजम ने इसहाक डार की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इसहाक डार से वजीर खजाना का कलमदान वापस ले लिया गया। 29 नवंबर 2017 को इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हुआ और 11 दिसंबर 2017 को मुल्जिम इसहाक डार को इश्तिहारी करार दे दिया गया। नवाज शरीफ के तीनों दौरे इख्तिदार में उनके समधी इसहाक डार अहम तरीन ओहदों पर फायज रहे, जिसमें 2 बार वजीर खजाना का ओहदा भी शामिल है। नवाज शरीफ के दूसरे दौर इख्तिदार में जब ज़र वादला के अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था, उस वक्त भी वजारत खजाना का कलमदान किसी और के नहीं बल्कि इसहाक डार के हाथ में ही था। अब एक बार फिर से इसहाक डार को वजारत खजाना का कलमदान देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसहाक डार का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है, क्योंकि मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल रुकने पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए वो 6 माह से ज्यादा मुद्दत तक वजारत के ओहदे पर नहीं रह सकते। इसलिए वतन वापस आकर इसहाक डार पहले बतौर सेनेटर अपना हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद वो वफाकी वजीर खजाना का कलमदान संभाल लेंगे। अब सवाल यहां यह पैदा होता है, जिस इंसान पर फर्दे जुर्म आयद हो, इल्जामात का सामना हो, वो कैसे दुनिया और बैनुल अक़वामी इदारों के सामने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है? कुछ तज्जियाकारों की राय तो यह है कि डार साहब का वजीर खजाना होना मईशत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ अरसे पहले डार साहब का इंटरव्यू भी किया था, वो भी आपको बताऊंगा। पहला सवाल ही मेरा उनसे था कि जनाब वो कब वापस आ रहे हैं, तो इसी पर मजीद बात करेंगे। अली ज़ैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ये बताइएगा, इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, मईशत को बेहतर करने के लिए आ रहे हैं, सेनेटर बनेंगे, हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वजीर खजाना बन जाएंगे और फिर हमारी मईशत को बेहतर करेंगे। आपको लग रहा है जब वो वापस आएंगे तो अपने केसेस का सामना करेंगे या मईशत की बेहतरी में किरदार अदा करेंगे? क्या लग रहा है सर आपको? अच्छा जरा पहले मुझे ये याद भी नहीं है कि वो सेनेटर इलेक्ट कब हुए थे। 2023 तक सेनेटर हैं, तो आप समझ लें कि कुछ अरसे साल पहले जी कुछ अरसे पहले ही वो सेनेटर थे, लेकिन हल्फ नहीं उठाया था। हल्फ नहीं उठाया था उन्होंने ना, उससे पहले भी
देखें सलमान, मेरी बात, इससे बड़ा ड्रामा पाकिस्तान की तारीख में मैं तो देखना चाहता हूँ। ये को मैं कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में मैं ढूंढ रहा हूँ, ये ड्रामा ऐसा हुआ कहाँ है। अच्छा, एक फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट लोगों की गोदों में बैठ के, और याद रखे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जी जी, मुदाखलत, धमकी और साजिश तीनों को मिला के लाके बैठा दी गई है। और पहला काम उसने क्या किया है, सारे करप्शन के केसेस माफ कराने के लिए नैब का तिया पांचा उतार दिया। वो बंद ही कर देना नैब को, फिर वो क्यों खर्चा कर रहे हैं आवाम के टैक्स के पैसों का, और खोल दे इस मुल्क को। जिसको जो खाना है खाए, जिसको जो करना है करे, जमीनों पे कब्जे करो, पैसे खाओ, करप्शन करो, सब जायज कर दें। बल्कि किसी मुफ्ती से फतवा भी ला दे कि करप्शन हलाल है, ये तो ये भी कर देंगे। यानी कि जो जुम्मा पढ़ना मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, वो ये भी कर देंगे कि किसी मुफ्ती से फतवा भी ला दें कि जी करप्शन भी हलाल है, वो हलाल हो गई बस। अच्छा, ऐसे करते रहते हैं अक्सर। ये अक्सर दुनिया में हमने देखा है, मुफ्तियों के फतवे बादशाह लाके अपने काम किया करते थे। सही है, पुराने जमाने में। ये माइंडसेट तो उनका भी यही है। अब इसहाकदार आ रहा है, इसहाकदार ने जितना बेड़ा गर्क किया था, जो हमें इकोनॉमी मिली थी, जिसके मतलब एक खजाना तो क्या खाली डिब्बा मिला था जिसके अंदर सुराग थे। पहले सुराग भरे, कोविड को भी डील किया, बट व्हेन वी लेफ्ट, अभी खुद ही इकोनॉमिक सर्वेज आए कि 6% ग्रोथ थी और हाईएस्ट एवर पाकिस्तान की तारीख में फेडरल रिजर्व था, या फॉरेन रिजर्व। आपके याद रखें जिस दिन उन्होंने ये पेश किया था, कॉन्फिडेंस से पहले तकरीबन 18 बिलियन US डॉलर्स पे पहुंच गया था। वो अच्छा, कितने साल बाद पहुंचा था। सही है। उस जमाने में भी तेल की कीमत बढ़ी हुई थी, हमने वो भी मेंटेन किया हुआ था। सो वी हैड डन ऑल दैट वी कुड। ये तो सिर्फ आय चोरी करने के लिए है, बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर कहता है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, क्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है कि जी चाय कम पिए, 80 गाड़ियां लेके घूमता है, वो पेट्रोल नहीं डलाओ ना फिर तुम। हाँ, हर वक्त जहाजों में ना घूमो ना। तो हमने ऑस्टेरिटी की थी कैंपेन, सो पीपल वर बिलीविंग इट, बाइंग इट, और साथ मिलके कर भी रहे थे, क्योंकि एक लीडरशिप थी, क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट लीडरशिप। ये चोरों की बात कौन सुनेगा। इसलिए जब आपको मुल्क में बड़े फैसले करने होते हैं, बड़े फैसले करने के लिए आप याद रखें क्रेडिबल लीडरशिप चाहिए होती है। सही है। मैं अपने घर के अंदर फैसले करता हूं, तो मैं खुद अगर गलत काम, अब देखें, मैं अगर खुद रात को बत्तियां तोड़ता रहूं और खुद जो है मैं सारे गलत काम करूं गाड़ी में, तो मेरा जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर है या कोई घर का मुलाजिम है, उसको मैं क्या बोलूं कि तुम ये ना करो, वो भी यही करेगा। बिल्कुल, मेरे बच्चे भी यही करेंगे। बिल्कुल। तो जब आपका बड़ा ही 2 नंबर है, तो पूरा मुल्क यही करेगा। तो आपने सबसे बड़े 2 नंबर को उठा के 1 नंबर की कुर्सी पे बैठा दिया। सही है। तो उसने बेड़ा करके करना है, और क्या करना है। ठीक है। अब इसहाकदार आ जाए, इसहाकदार ने आके क्या करना है। अभी तो समझा देना कि इसहाकदार की पॉलिसी चल रही है, कि मिफ्ता की चल रही है, कि शायद खाकान की चल रही है वैसे, या वो शहबाज की अपनी की चल रही है, या पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी के लंदन में वो चोरी वाले अपार्टमेंट से बन रही है। किधर, मतलब देयर इज नो सेम्बलेंस ऑफ स्टेट हियर। बस ऐसे ही चल रहा है काम। ठीक है। अच्छा जैदी साहब मेरे साथ मौजूद रहे, इसहाकदार साहब का इंटरव्यू किया था, मैं चाहता हूं कि उसके कुछ क्लिप्स आपको दिखा सकूं। मैंने उनसे पूछा था कि जनाब आप पर केसेस हैं, नाराज भी वो हो गए थे कि मुझ पर कोई केसेस नहीं है, और जो केसेस बनाए गए वो झूठे बनाए गए। फिर मैंने उनसे पूछा भी था कब आ रहा है, तो क्या उन्होंने जवाब दिए थे, पहले सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रिटर्न्स के मामले पर आप अभी भी मफरूर हैं, तो आप आगे अदालतों को फेस करेंगे? अभी चूंकि आपने इंट्रो में भी ये कहा था, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जी। डू यू एक्सपेक्ट कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपेक्टेशंस में तो सर आपसे जवाब चाह रहा हूं। अलाउ मी टू स्पीक। मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। ये मेरा केस है सारा कि 1981 टू 2001 में मिनिस्टर भी रहा, मैं पार्लियामेंटेरियन भी रहा, मैं रिटर्न नहीं दी। अगर आपके खिलाफ साजिश हो और आपको यानी एक प्लान करके आपको एक फंसाने की खातर, क्योंकि आप फिजिकल डिसिप्लिन मुल्क में लागू करते हैं, आप पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करते हैं, आप चीजों को जो मैनेज करते हैं, किसी बात नहीं सुनते, उसकी सजा इस मुल्क में मिलती है। कोई फांसी लगता है, कोई जेल जाता है। पहले वजीर आजम के साथ होता था, पहली तो वजीर खजाना के साथ भी हुआ है। इट इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, आई हैव एवरीथिंग विद मी। चले, मैंने सवाल किया था लेकिन थोड़ा जज्बाती हो गए थे। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा आपके पास जब एविडेंसेस मौजूद हैं, आप समझते हैं कि आप कसूरवार नहीं है, आ जाए वापस, अदालतों को फेस करें, आपके पास जो सबूत हैं वो अदालतों को दिखाएं, बरी हो जाएं और फिर अपने आराम से पाकिस्तान में रहें। क्या उन्होंने जवाब दिया, पहले सुनिए। इज दैट इजी कि आप यही चीज आके यहां पर अदालतों में कहेंगे और वो फिनिश हो जाएगी?
मैं मेरे पास सब कुछ है जी। मैंने वो बक्सा बना के सुप्रीम कोर्ट भी भेजा था। अच्छा। लेकिन वो जल्दी में से फैसला करने के लिए आपके तमाम चैनल्स ने दिखाया था, डब्बा घूम रहा था और वो उसमें लिखा था बड़ा बड़ा चारों तरफ 34 ईयर टैक्स रिकॉर्ड ऑफ इसाक डार, अच्छा। सेनेटर डार। आप देखिए अपनी लाइब्रेरी में, आपको मिल जाएगा। जनाब 7 मई को मैंने ये इंटरव्यू किया था। जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैदी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी। अब ये वापस आएंगे तो आपको क्या लगता है, अदालतों को फेस करेंगे, अदालतों का सामना करेंगे, जो केसेस हैं उसको फेस करेंगे, या मईशत पर ही फोकस करेंगे? और क्या दुनिया में ऐसी मिसाल मिलती है, एक इंसान मफरूर है, उस पर 1000 किस्म के केसेस हैं, भले वो इनोसेंट है या गिल्टी है, ये अदालतों ने फैसला करना है, लेकिन उसके बाद उसने मईशत संभालनी है। ये कहीं मिलती है इस तरह की नजीर? जी जैदी साहब, ये बताइएगा, गालिबन आपको आवाज नहीं गई, ये बताइएगा इस तरह से होता है किसी दुनिया में कि एक इंसान मफरूर है, मईशत संभालने के लिए वापस आ रहा है और अदालतों में केसेस का सामना भी उसने करना है, तो आपको लगता है कि माजी में पाकिस्तान में या दुनिया में इस तरह की कोई नजीर मिलती है? देखो मेरी बात सुनो जी जी। दुनिया में ना, ये तारीख में एक चीज और है। अच्छा। जब अल्लाह ने किसी को, वो कहते हैं ना कुरान शरीफ में अल्लाह ने लिखा है ना, वतुइज़्ज़िम मन तशा व तुज़िल्लु मन बिल्कुल। तशा, जिसको जिल्लत देनी होती है ना, वो दुनिया में ही जलील होता है। मुझे जरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि इस मुल्क का, इस्लामी मुमलिकत का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, मुमलिकत खुदादाद का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला इंसान लंदन जैसे शहर में भी ईद की नमाज जाके मस्जिद में नहीं पढ़ सकता। ये हाल है। वो घर में मौलाना साहब को बुला के पीछे खड़े होकर पढ़ लेते हैं। अच्छा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये इसाक डार जब इधर आएगा, सबसे पहले तो चाहिए कि इसको एट द एयरपोर्ट ही शुड बी अरेस्टेड। अच्छा। क्योंकि ये मुल्क छोड़ के भागा था और बोल रहा था कि इलाज कराने गया हूं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागा था। वही क्राइम है बाय द वे, जो इसको जहाज दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहाज में गया था और वहां कहता था मेरी कमर में दर्द है, और अल्लाह ताला ने क्या उसको दिखाया, इंग्लैंड की स्ट्रीट्स पे टैक्सियों के पीछे भागते हुए इसकी वीडियोस लीक होती। इसाक डार इज एज बिग अ क्रिमिनल एज एनीबडी एल्स इन दिस कंट्री। वो आ जाएगा तो क्रिमिनल आके क्या करेगा, मुझे बताएं। फर्क क्या है? आप, मैं तो कह रहा हूं ना, उजैर बलोच को एडवाइजर लगा देते हैं मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत में। वो क्यों 20 केसेस में वो बरी हो चुका है। वो बेचारा सौरत मिर्जा पता नहीं इसको क्यों फांसी दी। वो 250-300 तो कत्ल किए थे उसने, ज्यादा तो नहीं किए थे। इसको भी माफ कर दो यार, सबको छोड़ दो यार, पकड़ा क्यों है फिर? जेलें वेले खाली करो। जिसने सबसे ज्यादा बड़ा क्राइम किया ना, उसको इतना बड़ा ओहदा देते हैं, और शरीफ लोगों को बोलो तुम जाओ सड़ो और चोरी करना सीखो। जितना बड़ा क्रिमिनल है उतना बड़ा आप कह रहे हैं ओहदा मिलता है। कितने दिन से ये आप गवाएं, कितने दिन से मैं कह रहा था कि ये हो जाएगा इलेक्शन के दिन। आपको याद है आपके शो में भी मैंने बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे शो में रिकॉर्ड किया पैगाम, सारे पाकिस्तान की टीवी चैनल्स पे चला। NH 240 के इलेक्शन जो कराची में हुए, उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो 4 डिविजन में सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, लाड़काना, सक्कर, नवाबशाह और मीरपुर खास में जो तमाशा पाकिस्तान की स्क्रीन पे चला है, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं हमारे मुल्क का। लोग ठप्पे लगा रहे हैं, पुलिस वाला कह रहा है सही बस कर दो, ठप्पे कितने लगा, बोला नहीं अभी रुको और लगाऊंगा। ये कौन सा इलेक्शन है? ये जंगल का कानून भी इससे बेहतर होता है। चले सर, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो मैं फिर ये बात करना चाहता हूं, 245 का जो इलेक्शन है सर, उसमें भी आपने ये कहा था कि बॉयकॉट है, उसका टर्नआउट ही नहीं था, 7 या 8% उसका टर्नआउट था। अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसमें आप लोग हिस्सा ले रहे हैं या आप लोगों ने दोबारा से नजरसानी करनी है? क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, जिस तरह से आपने सूरत हाल, आप तो मुतादिद वीडियोस को ट्वीट कर चुके हैं जो आप आपने अपने सामने देखा है, अब आप समझते हैं कि जनाब ज़िमनी इंतखाबात में यही कुछ होगा? जब हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो बायकॉट किया, एक चीज प्रूव हो गई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस मुल्क की एक ही फेडरल पार्टी रह गई है, क्योंकि ये जरदारी माफिया तो सिंध से आगे है कोई नहीं, और ये जो बाकी है ये 2-3 टुकड़ों में ये भी बटे में, नून लीग और ये क्या शहबाज लीग एक बन गई है और नवाज लीग एक बन गई है, और इनके नीचे भी अंदर बड़ी लड़ाइयाँ आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत लड़ाइयाँ इनके अंदर आपस में भी है, खानदान में भी है और पार्टी में भी है। सही है। अब जब हमने इलेक्शन बायकॉट किया या नहीं लड़ा NH 240 का, 8% वोटिंग के ऊपर आ गया, लोग वोट देने निकले ही नहीं, और जो निकले वो आपस में लड़ते रहे। एक आदमी बेचारा इंतकाल कर, गोली लग गई से शहीद हो गया, और दूसरे को गोली लग गई और 10-12 आदमी अस्पताल पहुंच गए। बिल्कुल।
एमक्यूएम के फैक्शंस आपस में लड़ गए, बीच में टीएलपी भी कूद गई, तब आई। उसके बाद जब हमने इलेक्शन लड़ा, ये बल्दियाती इलेक्शन, फिर आपने देखा कि हराने के लिए हमने बड़े टेक्निकल, हमने कैंडिडेट खड़े, वहां बहुत सारी जगह पे हमने स्पेस दी जीडीए को। हमारा मौकफ था कि जरदारी माफिया को सिंध से हराना है, चाहे वो जीडीए हराए, चाहे पीटीआई हराए, चाहे कोई इंडिपेंडेंट हराए। हमने बहुत जगह उनको स्पेस दी, हम समझे कि चलो उनका कैंडिडेट अच्छा है, हम उनको स्पेस देते हैं, ठीक है। इलेक्शन लड़े थे। लाड़काना सिटी में बड़ी एग्जाम्पल है। अगर बेहतर होता कि वो भी हमें थोड़ी स्पेस दे देते, लेकिन चलें छोड़े, क्योंकि हमारा जो कॉमन एनिमी है, एनिमी ऑफ द स्टेट यानी रियासत का जो वो ये जरदारी माफिया। अब मुझे बताएं, जो कल तमाशा आपने देखा, ये स्टेट की मशीनरी यानी कि रियासत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके इलेक्शन को रिग करना, लोगों को धमकाना, कैंडिडेट्स को अगवा करना, प्रपोजर सेकेंडर को अगवा करना। वो कल रात को टीवी पे खबर पता है क्या चल रही थी, शायद बोल पे, डाकुओं में और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब हो गए, बैलेट बॉक्सेस वापस करने की बात हो गई। यानी कि ये हाल है इस मुल्क का 15 साल की हुकूमत के बाद जरदारी माफिया की, कि डाकू और पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब। ये खुदा की कसम खबर चल रही है टीवी के ऊपर, इस पे आपका तज्जिया लेना चाहिए था। और पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब, इलेक्शन कमीशन की और बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर ईसीपी को देने पे राजामंद। मतलब ये मजाक नहीं है तो स्टेट का तो क्या है, मुझे बताएं आप। बंदूकें चल रही है, गोलियां चल रही है, कल भी एक आदमी, अभी ये क्या था, मुझे बताएं। अब हम इलेक्शन 245 में पूरी भरपूर लड़ेंगे, तो आपको समझ आएगी कि अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में उतरेगी इंशाल्लाह। फिर आपको समझ आएगी, ये भी कौम को बताएंगे कि फिर आप देखिएगा वोटिंग परसेंटेज कहां जाती है। जैसे ये 12 के 12 कल मिलके स्वात में हारे ना, ये सारे 12 मिलके इंशाल्लाह इनको सिंध में अब 245 में हरा के दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप हैदराबाद में भी हरा के दिखाएंगे, अच्छा, क्योंकि हम सबसे बड़ी जमात वहां पे फाइलर बन के आए, और इंशाल्लाह कराची में भी हरा के दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हम सबसे बड़ी जमात फाइलर बन के, और दादू में भी इंशाल्लाह इनको हरा के दिखाएंगे, और बाकी जिलों में हरा के दिखाएंगे। लेकिन हमें समझ आ गई ना, अभी तो आप लोगों ने ऐलान कर दिया ना, 2 तारीख को आप कह रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में हम जबरदस्त किस्म का जलसा करेंगे, और इस्लामाबाद के जलसे से ही शायद आप लोगों का मोराल भी बुलंद हुआ था जब इमरान खान साहब वहां पर आए थे और उन्होंने लेटर भी दिखाया था। तो सर फिर क्या बातचीत का रास्ता भी है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का भी एक बयान था, वो ये बात कर रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, तो एहतजाज के साथ साथ क्या बातचीत का रास्ता भी खोलने का इरादा है, बातचीत हो सकती है हुकूमत से, क्योंकि खान साहब ने हमेशा मना किया है। तो अब क्या आपको सबसे बड़ी बात बताने लगा हूं। जी, ये जो आज पंजाब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है ना, और ये 5 रिजर्व सीट्स का जो कि उन्होंने क्या फौरन इलेक्ट करा है, इसके बाद तो कुछ जवाब रह नहीं गया। वो क्राइम मिनिस्टर के बेटे जूनियर क्राइम चीफ मिनिस्टर या मुंशी है, वो भी वाप का ही अपने, कि वो इस वक्त बैठ सके पंजाब के ओहदे के ऊपर सीएमशिप के। ये हाल इस मुल्क में कभी आपने देखा है कि असेंबली का इजलास असेंबली में नहीं हो रहा, वो कहीं और हो रहा है, बजट भी कहीं और पेश हो रहा है। ये क्या तमाशा है, ठीक है। सो देयरफॉर ये बहुत बड़ा फैसला आया है आज, इससे ही एक्सपोज खत्म हो गए तमाशा इनका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बायसनेस भी इससे एक्सपोज हो गई है। अब ठीक है, तो अब जो 20 इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों के ऊपर, ठीक है, अगर तो इन्होंने ऐसे इलेक्शन करवाए हैं जैसे कि अपर सिंध में उन्होंने कराए थे, तो इस मुल्क में फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सही है। मैं सारे इदारों से अपील करता हूँ कि देखें, कानून की को लॉ इन्फोर्समेंट का काम होता है लॉ को इन्फोर्स करना, सही है, लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना। ये इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन ईमानदारी से साफ शफाफ होने चाहिए, लोगों को डरा धमका के और जहाँ पे इलेक्शन हार रहे हैं वहाँ पे गोलियां चला के और बैलेट पेपरों को डाकुओं से उठवा के, ये इलेक्शन इस तरह नहीं होते। ठीक है, दुनिया में कहीं नहीं होते। वो दुनिया अब चांद पे दुनिया जाने की बातें नहीं करती है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द बेटर वर्ल्ड। अभी ये जो आप अभी जो जैदी साहब ये बताइएगा, पंजाब का आप जिक्र तो कर रहे हैं, 5 नशिस्तों के हवाले से आपके हक में फैसला आ तो गया है, लेकिन 20 नशिस्तों के हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी फॉरेन फंडिंग का मामला भी इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज हो गया, आपको क्या लगता है आपके हक में आ रहा है ये फैसला फॉरेन फंडिंग का? कोई केस ही नहीं है, जाली केस बना के रखा हुआ है। मुझे तो ये बता देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, हमने तो आपको रसीदें भी दे दी और सारा बता दिया कि हमारे पैसे कहां से आते हैं। जरा ये नून लीग और जरदारी माफिया से मेरे ख्याल से शायद आप तक आवाज नहीं जा रही है मेरी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज है ना रजिस्टर्ड, इनसे भी पूछ लेना
और हाँ, ये मैं बात करना भूल गया, जो आपने 2 तारीख की, अच्छा 2 तारीख को इस्लामाबाद में फिर तारीखी इज्तिमा होगा। अच्छा, इट विल बी मैसिव, बहुत बड़ा जलसा होगा। और मैं सारे कराची वालों से और पूरे सिंध के अंदर, हैदराबाद में और सारे सक्कर जो बड़े शहर हैं, हम लाइव स्क्रीनिंग करेंगे उसकी, खान साहब की स्पीच की। अच्छा, ये जो हालात शायद अब तक आवाज नहीं गई, जो महंगाई का एटॉमिक बॉम्ब इन्होंने इन्फ्लेशन का डाल दिया है, जो तबाही की है, जो इंडस्ट्री की तबाही की है, जो सुपर टैक्स लगाया है, जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तमाशा सही है। ये मुल्क किधर जा रहा है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारे जमाने में अब डाउन है। एक्सपोर्ट्स हमारे जमाने में हमें 28 बिलियन की मिली थी, 25 बिलियन पे पहुंच गई, डाउन है। रेमिटेंसेस डाउन है, टैक्स कलेक्शन डाउन है। बढ़ क्या गया है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, डॉलर बढ़ गया है। तो जितनी चीजें नेगेटिव बढ़ने वाली थी बढ़ गई, जो सारे पॉजिटिव थे वो गिर गए। सही ये है। हुकूमत चल नहीं सकती ऐसे, ये चलेगी तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। चले, मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, ये आप ये कह रहे हैं। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमारे साथ अली ज़ैदी साहब देख लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जनाब। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब भी खिताब करने के लिए आए थे, खिताब भी उन्होंने किया, उससे पहले एक डिनर भी रखा गया था और उस डिनर के अंदर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। तमाम इत्तेहादी वहां पर मौजूद थे और जनाब जो इस हुकूमत बनने से पहले बात की जाती थी, ये दोबारा से डिस्कस हुई, बजट पास कराना है। लेकिन मुस्लिम नून ने पीपल्स पार्टी के नाम पे जिनसे बातचीत की थी, मुआहदे किए थे, वादे किए थे, दावे किए थे, वो अब गले आ रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम नून के लिए जिनसे वादे और दावे और सारी चीजें की थी, वो गले में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज वसीम अख्तर साहब का भी एक बयान निकलकर सामने आया कि हम हो सकता है कि जनाब इस हुकूमत से अलग हो जाए, क्योंकि 7 सीटें उनकी, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब आई थी तभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे। ये 7 जो है ना, ये डिसाइसिव किस्म के वोट हैं इनके। लेकिन वसीम अख्तर साहब गुज़िश्ता रोज काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। मुस्लिम नून के बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उसामा कादरी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, दोनों आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, अगर आप इजाजत दें तो उसामा कादरी साहब से शुरू कर लें। उसामा साहब, ये बताइएगा, हुकूमत में चलने का इरादा है, अलग होने का इरादा है, क्या करने का इरादा है? बहुत शुक्रिया आपका। कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज आप मुझसे 4 महीने के बाद जो ये सवाल कर रहे हैं, और 4 महीने पहले जो है जो सूरत हाल थी वो आप सबके सामने है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात और सुबह फजर के वक्त जो है वो अपोजिशन की जमातें और उस वक्त की हुकूमत की जमातें जो है वो एमक्यूएम के दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आती थी। हमने इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की बका के लिए और अपने इदारों को बचाने के लिए कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे थे और लगाए जा रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि जिसका सियासी नुकसान जो है सिंध के शहरी इलाकों में एमक्यूएम को बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए हमने उन फैसलों को हमने अपने लोगों के दरमियान भी लेकर गए और उनको ये बताया कि इस वक्त मुल्क को इस चीज की जरूरत है, तो हमने उस चीज पर इम्प्लीमेंट अपने लोगों से भी करवाया। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एमक्यूएम के कांधों पर जो जमात उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थी, जब एमक्यूएम ने अपना कांधा हिलाया तो वो जमात जो है वो इक़्तिदार से हटकर जो है वो गलियों और कूचों में चली गई। और वो लोग जिनको सजाएं होना थी, जायज थी या नाजायज थी, चाहे वो नैब के केसेस थे, चाहे वो जो FIA के केसेस थे, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, आज वो तमाम जमातें जो है वो बरसरे इक़्तिदार हैं। और एमक्यूएम जो इसकी यानी इसकी खालिक है कि उसने अपने कांधों पर बिठाकर जिन लोगों को मसनद इक़्तिदार पर फाइज किया, आज वो कहाँ खड़ी है। मेरा सवाल ये उन लोगों से है कि आप जो है उस जमात को कि जिसने
इस पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में एक ऐसा गोशा रूशनास करा दिया कि जिसमें जो भी आएगा, चाहे वो MQM का हो, चाहे वो किसी दीगर सियासी जमात का हो, लेकिन वो जो है वो एक नॉर्मल और मुतवस्सित तबके लेकिन का सर फर्द मेरा सवाल बुनियादी तौर पर आपसे ये है कि पीपल्स पार्टी से मामला खैर व आफियत के साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहा है? गुज़िश्ता रोज़ जो हमने देखा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, आप लोग बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम लोगों को सही तौर पर नहीं गिन पाती है, आप लोग का मुतालबा ये है। तो सर अब तो आप लोग इत्तेहादी हैं, माजी में भी थे लेकिन माजी की तल्ख यादें भी थी, तो अब नाराज़गी है या सेट है सब मामला, कोई ऐसा नहीं है? इसमें जो है ना, इसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारा गुज़िश्ता जो हुकूमती जमात थी उससे भी हमारा यही मुतालबा रहा था कि एक तो इंसानों को जो है ना इंसानों की तरह गिन लो। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि हल्का बंदियां जो है वो जो एक बुनियादी उसूल है उसके मुताबिक कर लो। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है ताकत असल में जमहूरियत है, ताकत जो है वो सियासत है, और ताकत जो है वो आपको मसनद इक़्तिदार पर ले जाने का जरिया है। हमारी वो दोनों चीजें जो हैं जिसके ऊपर हम गुज़िश्ता हुकूमत जिससे हम बाहर आए और जिन लोगों को मसनद इक़्तिदार पर बिठाया उनके साथ हमारे दोनों सियासी जमातों के साथ मुआहदात हुए, और उन मुआहदात में जो है एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि उसमें पाकिस्तान की, मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख का शायद पहला ऐसा मुआहदा है, सही है, कि जिसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी और छोटी सियासी जमातों ने पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों की सियासी जमातों के अकाबरी वो दस्तखत किए कि MQM के जो मुतालबात हैं वो जायज है, चाहे वो मौलाना फजलुर हो रहे हैं पूरे नहीं हो रहे सर, ये बताएं फिर मैं आगे उनको भी शामिल देखिए, करूँ। मुतालबात पूरा होना उनकी नियतों के ऊपर मैं समझता हूँ अभी नहीं दिख रही नियत नहीं। ये जो है ना, ये इंतहाई बदनसीबी की बात होगी कि जिनको हमने जेलों में जाने से बचाया, जिनको हमने नाअहल होने से बचाया, जिनको हमने जो है मसनद इक़्तिदार पर बिठाया, ठीक है, आज अगर वो हमसे ये सवाल करते हैं कि ये उनका हक बनता है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो है पायदार साबित ना हो। ठीक है, चलिए सर, बिलाल साहब भी हमारे साथ, बिलाल साहब भी मौजूद हैं सर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपके इत्तेहादी हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। बिलाल थोड़ा ये मुझे बताइएगा, मैं मईशत के वाले से भी आपसे बात करूंगा, आपके इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात, आज ये खबर आई और एकदम से कहीं से खबर निकल कर आई इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। पहले मैंने भी उनसे पूछा था कि आप कब वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा तबीयत जैसी बेहतर हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। हो गई सर तबीयत बेहतर, आ रहे हैं वापस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी। इसहाक डार साहब इंशाल्लाह जब मुनासिब समझेंगे जी वो आ जाएंगे। उनकी एक वहाँ पे मेडिकल चेकअप्स का भी सिलसिला जारी रहा है और वो अपनी मेडिकल टीम से भी कंसल्ट कर रहे हैं, अपनी लीगल टीम से भी कंसल्ट कर रहे हैं। तो जब वो मुनासिब समझेंगे इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। उनका ये मुल्क है, इंशाल्लाह जब वो मुनासिब समझेंगे वजह क्या बन रही है अभी जो सूरत हाल है? क्योंकि ये कहा जा रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब जो ना रुकने पार्लियामेंट नहीं है, नॉन इलेक्टेड हैं वो, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा देर तक, 6 माह से ज्यादा देर तक वजीर खजाना नहीं रह सकते। और आपके पास शायद इनसे बेहतर नाम, इसहाक डार से ज्यादा बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब इन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आपको लग रहा है ये आ रहे हैं और खजाना के मामला संभाल रहे हैं? जी देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब अभी मौजूदा वजीर खजाना हैं। इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता अदवार में PMLN के बतौर वजीर खजाना जो खिदमात अंजाम दी हैं और जो उनकी सक्सेसफुल कारकर्दगी वो सबके सामने है। और जो 2013 से 18 के दरमियान जो हमारी इकोनॉमिक सक्सेस थी उसमें पहले इसहाक डार साहब का एक बुनियादी उसके अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन थी। और फिर जब वो 2017 में जो हमारे सामने हकीकत है, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटी, वो सब हमारी तारीख का हिस्सा। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब जब शायद खान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी काबीना में मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो उन्होंने भी एक बहुत भरपूर तरीके से एक वो चार्ज संभाला और खिदमत दी। तो ये चाहे इसहाक डार साहब हों चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब हों, ये सारे PMLN की टीम का हिस्सा हैं। और जिसको जो भी जिम्मेदारी जब भी सौंपी जाएगी वो इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मैंने इंटरव्यू किया था, ये हमारी इसहाक डार साहब का मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने साहब कि इस वक्त मामला कौन चला रहा है, आप चला रहे हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब चला रहे हैं?
काफ़ी देर का तो मैंने उनसे बातचीत की थी और पूछा भी था कि कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो है वो मामला चलाने या ना चलाने तो दूर की बात है, मिफ्ता इस्माइल साहब की जो पॉलिसी है ना उन पर भी शदीद तनकीद का निशाना मिफ्ता इस्माइल को बना रहे थे। तो आपको लग रहा है कि जनाब इस वक्त जो मामलात हैं वो ना ही नवाज शरीफ के हाथ में है और ना ही इसहाक डार साहब के हाथ में, वो मिफ्ता इस्माइल साहब के हाथ में है, और उससे नवाज शरीफ भी नाला है और उससे जनाब इसहाक डार साहब भी नाला है, ऐसा है? जी देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब अभी मौजूदा वजीर ख़जाना हैं। इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता अदवार में PMLN के बतौर वजीर ख़जाना जो खिदमात अंजाम दी हैं और जो उनकी सक्सेसफुल कारकर्दगी वो सबके सामने है, और जो 2013 से 18 के दरमियान जो हमारी इकोनॉमिक सक्सेस थी उसमें पहले इसहाक डार साहब का एक बुनियादी उसके अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन थी, और फिर जब वो 2017 में जो हमारे सामने हकीकत है, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटी, वो सब हमारी तारीख का हिस्सा है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी काबीना में मिफ्ता इस्माइल साहब आए, तो उन्होंने भी एक बहुत भरपूर तरीके से एक वो चार्ज संभाला और खिदमत दी। तो ये चाहे इसहाक डार साहब हों चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब हों, ये सारे PMLN की टीम का हिस्सा हैं, और जिसको जो भी जिम्मेदारी जब भी सौंपी जाएगी वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अदा करेंगे, और ये हमारी पार्टी की क़यादत के फैसले हैं, और वो जिसको जो जिम्मेदारी सौंपते हैं वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अदा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमेशा एक बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस टीम रही है। तो जिसको जो भी क़यादत जब समझती है जिम्मेदारी वो सौंपना चाहे वो सौंपती है। सर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना तो उसामा कादरी मौजूद हैं, आपके इत्तेहादी हैं, और जनाब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुतवस्सित तबके की जमात की नुमाइंदा अपने आप को कहती है, तो जो माशी पॉलिसियां इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है वो तो मुतवस्सित तबके के लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। 250 रुपए का पेट्रोल किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो जनाब उसामा कादरी साहब आपकी माशी पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, ये सवाल वापस आएंगे तो जनाब उसामा साहब से पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और कोशिश करेंगे जनाब जो बहस चल रही है उसको समराइज तक लेकर जाया जा सके। उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बिलाल कियानी मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, लेकिन जनाब जो उनकी माशी पॉलिसी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो मुतवस्सित तबके की जमात कहती है, अपने आप को नुमाइंदा जमात कहती है, क्या वो माशी पॉलिसी से इत्तेफाक करती है? नहीं। उसामा भाई ये बताइएगा, जो आप दावा करते हैं कि जनाब आप कराची के मुतवस्सित तबके लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और काफ़ी हद तक ये दावा आपका सही भी है, तो जो माशी पॉलिसी है उससे तो आपको सबसे बढ़ के इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन आप इत्तेहादी हैं। अभी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने भी जाहिर सी बात है डिनर भी रखा था, उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, आप लोगों ने बताया, क्योंकि हर फैसला तो राब्ता कमेटी करती है, आप लोगों ने इस बात का फैसला किया कि नहीं यार ये हमने गलत फैसला कर दिया इनके साथ जाने का? देखिए इस वक्त माशी सूरत हाल, मुल्क की जो सूरत हाल है वो हम अगर गुज़िश्ता 4 साल के अदवार में अगर हम उस तनाजुर में अगर हम जायजा लें तो इस बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त मुल्क जो है माशी तौर पर जो है कोलैप्स कर चुका है, और उसको संभालने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन की हों और वो ऐवान में हों या ऐवान से बाहर, उन सबको बैठकर अपने इस मुल्क को, अपनी इस मुकद्दस सरजमीन को बचाने के लिए अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, उसमें PTI भी हो सकती है और दीगर वो जमातें जो तो बात ही नहीं करना चाहती ना आप लोगों से, ना आप लोगों से करना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी से, ना नून लीग से करना चाहती। इसके साथ साथ मैं एक चीज ये कहूँगा कि आज अगर शहबाज शरीफ साहब का डिनर था, लेकिन मैं उसमें नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन के लिए जाता तो ला हासिल था ये मेरे लिए। जब इस वक्त जो है मेरा शहर जो है वो खून के आंसू हो रहा है, सिंध के शहर में जो है लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, बैलेट बॉक्स जो है वो डाकू लेकर जा रहे हैं। पहले तो हम ये सोचते थे कि डाकू सिर्फ जो है ना गन और जमीन, इन 3 चीजों के ऊपर आता है, लेकिन घड़ियल जो है अब वो बैलेट बॉक्स भी लेकर जा रहा है, लोगों पर गोलियां चलाई जाए, लोगों को जो है उनको तो सर आपकी इत्तेहादी है ना, पॉइंट ये आपके इत्तेहादी हैं, जो आप बात कर रहे हैं उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने इत्तेहादी के लिए बात कर रहे हैं, उनसे सवाल तो करें भाई ये क्या बदमाशी है, क्या कर रहे हैं आप, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर वसीम अख्तर साहब की बात कि भाई हम हो सकता है अलग हो जाएं,
मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ वसीम अख्तर साहब की इस बात को कि इसके ऊपर भरपूर एहतजाज जो है वो एमक्यू को करना भी चाहिए और सामने लाना चाहिए कि हमारे कांधों पर जो है जो लोग बरसरे इक़्तिदार आए हैं, जिन्हें जेलों में होना चाहिए था, जिन्हें नैब केसेस भुगतने चाहिए थे, जिन्हें FIA की पेशियां भुगतनी चाहिए थी, आज जो है वो हमारी वजह से इस मुल्क के वसीतर मफाद में, शायद इस मुल्क के वसीतर मफाद में हमसे भी गलत फैसला हो गया। लेकिन अगर एमक्यू स्टैंड लेती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये जो इस वक्त की सूरत हाल है इसमें न तो मुल्क में जमहूरियत है, न सूबे में। सर एक आखिरी सवाल सर, फिर मुझे आगे भी बढ़ना है। ये बताइएगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की ऐसा जमात में आप सवाल कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर इस वक्त क्या मुतालबा है? या आपको इलेक्शंस में जाना चाहिए या इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए, या पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? प्रिसाइजली सर जवाब दीजिएगा। मैं पार्लियामेंट की मुद्दत तो जो है वो एक सियासी अमल है, उसको तो पूरा होना चाहिए, वो मैं अपनी वो उस जगह। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि एमक्यू को जो बुनियादी मुतालबात थे, बल्कि एमक्यू से नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम के मुतालबात थे कि मर्दमशुमारी पूरे पाकिस्तान की दुरुस्त अंदाज में होनी चाहिए, हल्का बंदियाँ सियासी बुनियाद पर होने के बजाय बल्कि वहाँ की ज़रूरियात और वहाँ की मुनासिबत से और तमाम तर अवाम की जो है जो ख्वाहिशात है उनके मुताबिक होनी चाहिए। तो हम जो है हमारा स्टैंड तो ये था कि आप जो है पहले इन नुकात पर अमल करेंगे 140, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, उस आगे बढ़ता हूँ। बिलाल साहब ये बताइएगा, ये इतलात हैं, जैसे इलेक्शंस की मैं बात कर रहा था उसामा भाई से, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनकी क्या इस वक्त स्टेक है कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप लोगों क्या सुनने में ये आ रहा था, नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे इलेक्शंस में चले जाए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा अक्सर जलसों में ये बात करती हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नुकसानात का बोझ हम क्यों उठाएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि नहीं भाई, मैं तो क्या 2 महीने के लिए वजीर आजम बना था, और मैं अगर 2 महीने के लिए बनने के बाद हट गया तो मेरी बाद में कितनी बदनामी होगी, सियासत मेरी खत्म हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है इससे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इसाक डार भी कह रहे हैं कि गलत फैसला हो रहा है, नवाज शरीफ का इसमें कोई इनपुट नहीं है, ऐसा है, इतलात है ऐसी? देखिए, शुरू में तो आप जानते हैं कि PMLN और सारी इत्तेहादी जो जमातें हैं उन सब ने वो सभी पहले चाहती थी कि इलेक्शन हो, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी इनिशियली सबका यही ख्याल था कि जल्द जो बुनियादी रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो इलेक्शंस एक्ट के हवाले से हों, चाहे वो नैब के हवाले से, वो रिफॉर्म्स करके जल्द इलेक्शन में जाया जाए। मगर जब इस हुकूमत ने या इन सब जमातों ने PMLN की जो इसमें लीड जमात है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म में, इन्होंने जब हुकूमत संभाली तो जो मुआशी हालात बिलखसूस सामने नजर आए, उससे जाहिर था कि ये वक्त नहीं था कि हुकूमत की केयर टेकर को सौंप दी जाए, क्योंकि इतने संगीन माशी मामलात थे कि एक इलेक्टेड लेजिटिमेट हुकूमत ही इनको इस वक्त संभाल सकती थी। तो इसलिए ये बेहतर समझा गया कि इस टाइम पे ये मुश्किल फैसले जो लेने पड़ रहे हैं, जो PTI की ने जो आग लगा के गई है, जाते जाते जानबूझ के एक क्राइसिस क्रिएट करके गई है अपने हाथों से, वो हमें संभालना हमारी जिम्मेदारी थी। बेशक इसमें ये हमारे लिए पॉलिटिकली मुश्किल था, और इस बात में भी कोई शक नहीं कि हमारे लिए पॉलिटिकली शायद आसान था ज्यादा कि आते ही हम इलेक्शंस कॉल कर देते ताकि ये मुश्किल फैसले हम ही नहीं केयर टेकर को लेने पड़ते। मगर इस वक्त की जरूरत थी कि, और ये हमने समझा कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस टाइम पे बेशक पॉलिटिकली मुश्किल ही क्यों ना हो, मगर हम ये इस वक्त जो जिस लेकिन किस्म की आपने मईशत को बेहतर करने के लिए अभी तक क्या किया? पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, आपने 11 पर ले गए, ये तमाम अगर सूरत हाल रही है, तमाम मामला रहे, उसके बावजूद IMF आपसे बात करने को तैयार नहीं है। मईशत के हवाले से भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, तो ये बताइएगा IMF से मुआहदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या शरायतें उनकी? कोई रुकावटें नहीं जी, कोई रुकावटें नहीं है। बस कुछ जो एक प्रोसीजरल मामलात होते हैं, कुछ डिटेल्स होती है, उनको फाइनलाइज करने का मामला है। बाकी बुनियादी एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है सारे मामलात पे। आपने पिछले हफ्ते देखा IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट गया है कि अच्छी प्रोग्रेस हुई है, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बयानात दिए। तो एक मुसलसल एक डिस्कशन का सिलसिला जारी था। एक दो चीजें जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी उसके ऊपर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रीच कर ली गई है। तो बाकी अब इट्स अ केस ऑफ थ्रैशिंग आउट डिटेल्स, एक अंडरस्टैंडिंग रीच होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्दी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी जिसमें ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसकी अनाउंसमेंट होगी।
तो इसमें कोई रुकावट नहीं है जी। अब इट्स जस्ट तो रुकावट मुझे लग रहा है ये भी है, क्योंकि बता रही है कि आप जब तक बजट को कौमी असेंबली में पास नहीं कराते, आज शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए डिनर भी रखा था कि जनाब बजट में हमारी मदद करें, तो पास तो आप लोग करा लेंगे, लेकिन ये रुकावट है। वो कह रहे हैं कि जनाब बजट पास कराएं, उसके बाद IMF की किस्त मिलेगी, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक चीज का एक प्रोसेस होता है, ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर बजट के दौरान और बजट के इनिशियल बजट की जो प्रेजेंटेशन थी उसके बाद भी IMF के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की कांस्टेंट एक डायलॉग और नेगोशिएशंस चलती रही हैं, जो कि दीगर सतह पे, दीगर लेवल्स पे होती हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे होती है, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के लेवल पे होती हैं, और टेक्निकल हमारे जो नीचे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, FBR से रिलेटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड और दीगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उन सब की डिस्कशन चलती रहती हैं। वो एक अमल चलता रहा है, और जो जैसे कि मैंने कहा आपको, बुनियादी एक अंडरस्टैंडिंग रीच कर ली गई है, और अब इट्स जस्ट अ केस ऑफ थ्रैशिंग आउट द डिटेल्स। एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका ड्राफ्ट शेयर होता है, उसके ऊपर आपस में टू एंड फ्रो आप उसकी कुछ इटरेशंस होती हैं। तो वो एक प्रोसीजरल मामलात हैं, एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग तय पा गई है, चाहे वो बजट मेजर्स हों, चाहे वो आपके जो बजट टारगेट्स हैं वो हों, जो आपके टैक्स मेजर्स हैं, उन सब पे। ठीक है। अच्छा, उसामा कादरी साहब ये बताइएगा, अभी ये ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब में 245 का जो आमिर लियाकत हुसैन साहब का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसमें आपको क्या लगता है सर, ये आप लोग इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, आप भी, मुस्लिम लीग नून भी, सारे इत्तेहादी हैं, आप सब लड़ेंगे इलेक्शन साथ मिलके या अलग अलग ही लड़ेंगे? देखिए, इसमें जो इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है वो MQM का हमेशा से एक तरीकाकार रहा है कि वो जो है वो अपनी उन सीटों के ऊपर कि जो उसकी अपनी होती हैं, और कराची में तकरीबन माँ सिवाय 2-3 सीटों को छोड़कर बाकी तमाम सीटों के ऊपर वो लड़ती, और बल्कि वो चाहती है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो है तो पंजा आजमाई करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से MQM उसमें कामयाब रही है, माँ सिवाय 2018 के इलेक्शन में, कि जो एक मखसूस हालात में और मखसूस नजरिए को प्रमोट करने के लिए और उनको सोलो जा रहे हैं फिर आप, तरीकाकार इख्तियार किया। ठीक है सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उसामा कादरी साहब, बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।